सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। मेरा नाम है मोहित जोशी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद एमजे। आज हम बात करेंगे कंपनी लॉ के चैप्टर 8 के बारे में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन नंबर 123 से लेके 127। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, चैप्टर 8 जो कि बात कर रहा है डिविडेंड डिक्लेरेशन एंड पेमेंट के बारे में, और चैप्टर सेक्शन यहाँ पर 123 से लेके 127 ये कवर करेगा। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड दरअसल एक पार्ट है ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है, तो जितना पार्ट वो डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने शेयर होल्डर्स के बीच में, उसी को डिविडेंड कहते हैं। तो सेक्शन नंबर 123 बात करेगा डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के बारे में। ये बताता है कि कंपनी के पास क्या क्या सोर्सेज है डिविडेंड को डिक्लेयर करने के। अब डिविडेंड जो कंपनी देगी उसका सोर्स क्या है, कहाँ कहाँ से निकाल के कंपनी पैसा अपने शेयर होल्डर को देगी। तो पहला सोर्स है प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। या तो आपने करंट ईयर में प्रॉफिट कमाया तो वहाँ से आप निकाल के डिविडेंड दे सकते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर में जो प्रॉफिट कमाया था वहाँ से भी आप निकाल के डिविडेंड दे सकते हैं आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रीसिएशन। ओके, डेप्रीसिएशन हटाने के बाद। तो बोथ यहाँ पर है, यहाँ पर आप करंट ईयर के प्रॉफिट से भी डिविडेंड आप दे सकते हैं, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से भी आप डिविडेंड दे सकते हैं। सेकंड सोर्स है आउट ऑफ द मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक और स्टेट गवर्नमेंट। या तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी भी बैंक ने आपको कोई मनी प्रोवाइड किया है तो भी आप वहाँ से डिविडेंड दे सकते हैं। एंड लास्ट इज आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। आपके फ्री रिजर्व्स में कुछ पैसा पड़ा हुआ है तो आप वहाँ से भी डिविडेंड दे सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि कब डिविडेंड आप नहीं दे पाएंगे। तो अंटिल कैरीड ओवर द प्रीवियस ईयर लॉसेस एंड डेप्रीसिएशन नॉट प्रोवाइडेड इन द प्रीवियस ईयर। जब तक आप प्रीवियस ईयर के लॉसेस को कैरी ओवर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपने प्रीवियस ईयर में डेप्रीसिएशन सही से चार्ज नहीं करा है, तो भी आप डिविडेंड नहीं दे पाएंगे। अब बात करते हैं कि दो तरीके के डिविडेंड होते हैं। एक होता है हमारा इंटरिम डिविडेंड, एक होता है हमारा फाइनल डिविडेंड। देखिए, इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो कि डिक्लेयर होता है बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग। दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में जो डिविडेंड डिक्लेयर होगा उसे इंटरिम डिविडेंड कहते हैं, और जो डिविडेंड एनुअल जनरल मीटिंग पर डिक्लेयर होता है उसे फाइनल डिविडेंड कहा जाता है। देखिए, हर साल कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है, तो जिस समय एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है कंपनी ने उसी समय जब डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो उसमें इसको हम कहेंगे फाइनल डिविडेंड। और जब दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में कोई डिविडेंड कंपनी आके डिक्लेयर करती है तो उसको हम कहेंगे इंटरिम डिविडेंड। आइए अब बात करते हैं कि अभी तो हमने देखा कि कंपनी अगर प्रॉफिट कमाएगी तो ही डिविडेंड दे सकती है, लेकिन क्या कंपनी अगर लॉस कमा रही है तो भी डिविडेंड दे सकती है? तो बिल्कुल, ये सेक्शन उसके बारे में ही बात करता है। इन केस ऑफ लॉस ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, अगर आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में लॉस हो रहा है तो इंटरिम डिविडेंड शेल नॉट बी डिक्लेयर हायर देन। तो उस केस में भी आप इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं वो हम पढ़ेंगे। जैसे पहली कंडीशन ये है कि जो आप एवरेज डिविडेंड डिक्लेयर बाय द कंपनी इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, अगर आपने किसी साल लॉस कमाया है तो आप उस समय डिविडेंड कितना दोगे? जितना आपने पिछले 3 सालों में जो प्रॉफिट कमाया था, ओके, और उससे जो आपने जो डिविडेंड दिया था, जितना परसेंटेज आपने डिविडेंड दिया था, उन तीनों परसेंटेज का एवरेज आप कर दोगे। सपोज पिछले साल आपने 10% डिविडेंड दिया था, उससे पिछले साल 12%, उससे पिछले साल 15%, तो 10 + 12 + 15 डिवाइड बाय 3 करके जो एवरेज आएगा उतना परसेंट ही आप क्या कर सकते हैं, डिविडेंड दे सकते हैं। तो इंटरिम डिविडेंड शेल नॉट बी डिक्लेयर्ड हायर देन द एवरेज डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इमीडिएटली प्रीसीडिंग द 3 फाइनेंशियल ईयर्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पॉइंट है मैक्सिमम अमाउंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम फ्री रिजर्व। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि डिविडेंड हम फ्री रिजर्व से भी निकाल के दे सकते हैं, तो कितना हम मैक्सिमम अमाउंट फ्री रिजर्व से निकाल के दे सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर बात करी गई है 10% ऑफ सम ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। आपके पास जितना भी पेड अप शेयर कैपिटल है और फ्री रिजर्व है उनका सम करके 10% ही आप क्या कर सकते हैं, फ्री रिजर्व से पैसा निकाल सकते हैं। और इसके बाद थर्ड कंडीशन ये है कि मिनिमम बैलेंस जो होना चाहिए रिजर्व में, जो रहना चाहिए डिविडेंड देने के बाद, वो कितना रहना चाहिए? 15% ऑफ पेड अप कैपिटल। आपकी जो पेड अप कैपिटल है उसका 15% जब आप करेंगे तो उतना बैलेंस आपके पास रहना चाहिए डिविडेंड देने के बाद। ओके, अगर ये 3 कंडीशन आप सेटिस्फाई कर पा रहे हैं तो आप डिविडेंड दे सकते हैं लॉस के केस में भी। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आगे, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट द मोड ऑफ पेमेंट। कंपनी डिविडेंड कैसे देती है, किस तरीके से देती है। तो डिविडेंड पेड इन द बैंक, हमेशा आपको जो डिविडेंड मिलता है वो आपके बैंक अकाउंट में आता है। ओके, एंड पेड इन कैश, हमेशा डिविडेंड आपको कैश के रूप में मिलता है, नॉट इन काइंड। काइंड के रूप में आपको डिविडेंड नहीं मिलता है। काइंड का मतलब क्या है? सपोज टाटा मोटर्स है, वो डिविडेंड देना चाहती है तो वो कैश में देगी, काइंड में नहीं देगी। टाटा मोटर कार बनाती है तो वो अपने शेयर होल्डर को कार गिफ्ट नहीं कर सकती,
उन्हें कैश ही देना पड़ेगा, तो पेड हमेशा कैश में ही होगा, डिविडेंड काइंड में नहीं होगा। एंड शैल बी डिपॉजिट इन द सेपरेट बैंक अकाउंट विद इन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन एंड विद इन 30 days टू द शेयर होल्डर्स बैंक। देखिए, जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है ना, तो उनको डिविडेंड डिक्लेयर करने के 5 दिन के अंदर जो पैसा वो देने वाली है अपने शेयर होल्डर को, उसे एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखवाना होता है, और वहाँ से 30 दिनों के अंदर, 5 दिन के अंदर वो पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में रख जाएगा, और वहाँ से 30 दिनों के अंदर वो शेयर होल्डर्स के बैंक में पहुँच जाना चाहिए। ओके, एंड एक्सपायर आफ्टर 7 day ट्रांसफर टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट। और 30 दिन के बाद जिनका पैसा नहीं जा पाया शेयर होल्डर्स तक, वो पैसा कहाँ पर ट्रांसफर हो जाना चाहिए? अनपेड डिविडेंड अकाउंट। इसको भी हम आगे भी डिस्कस करेंगे अगले सेक्शन में। ओके, नो डिक्लेयर ऑफ डिविडेंड। कंपनी कब डिक्लेयर नहीं कर सकती डिविडेंड? इफ डिफॉल्ट इन द प्रीवियस डिविडेंड। अगर आप प्रीवियस डिविडेंड में कंपनी ने डिफॉल्ट किया है तो कंपनी नया डिविडेंड फिर से नहीं दे सकती। एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये कभी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। वैसे ही सेक्शन 8 कंपनीज जो होती हैं उनको भी प्रोहिबिट किया गया है डिविडेंड डिक्लेयर करने से। सेक्शन 8 कंपनी में दरअसल वो कंपनीज आती हैं जो कि चैरिटी को प्रमोट करती हैं। ओके, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा वाली कंपनी सेक्शन 8 कंपनी में आती है। तो एनपीओ हो गया, सेक्शन 8 कंपनीज हो गई। ओके, या फिर किसी ऐसी कंपनी जिसने प्रीवियसली डिफॉल्ट किया हुआ है तो वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती है। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 123, ओके, जिसमें हमने बात करी डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड की। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, जो कि है अबाउट द 124 सेक्शन, जो कि बात कर रहेगा अबाउट अनपेड डिविडेंड। देखिए इसमें क्या है, अभी मैंने बताया कि जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उसके 5 दिन के अंदर कंपनी को वो पैसा डिविडेंड जो डिक्लेयर किया है वो कहाँ डालना होता है? एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डालना होता है। ओके, 5 दिन के अंदर वो सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। अब बैंक अकाउंट में आने के 30 दिन के अंदर अंदर उन्हें शेयर होल्डर के बैंक में वो पैसा पहुंचाना है। ओके, विद इन 30 days वो डिविडेंड को उन्हें पे करना है। सपोज अब शेयर होल्डर ने पैसा भेजा, कुछ शेयर होल्डर के बैंक में पैसा नहीं जा पाया, क्या पता उनका बैंक अकाउंट बंद हो गया या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं जा पाया, तो जितना पैसा शेयर होल्डर क्लेम नहीं कर पाया, ठीक है, वो पैसे को 7 दिन के अंदर, 30 days एक्सपायर हुए, उसके 7 दिन के अंदर बचा हुआ पैसे को हमें ट्रांसफर करना होता है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। ओके, तो डिविडेंड नॉट पेड नॉट क्लेम्ड विद इन 7 days फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 30 days ट्रांसफर टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा, इसके बाद आपने 7 दिन के अंदर उस पैसे को कहाँ ट्रांसफर कर दिया है? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। एंड विद इन 90 days ऑफ ट्रांसफर टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करने के 90 दिन के अंदर अंदर आपको एक स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करनी पड़ती है, और उसको अपनी वेबसाइट में दिखाना पड़ता है कंपनी की, और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी वेबसाइट में दिखाना पड़ता है कि देख लो शेयर होल्डर्स, हमने डिविडेंड डिक्लेयर करा है, जिसका डिविडेंड है वो आके ले जाओ। ये भी आपको करना पड़ता है। अनपेड डिविडेंड अकाउंट में आपने पैसा रखा, उसके 90 दिन के अंदर आपको ये भी करना होता है। स्टेटमेंट प्लेस करनी पड़ती है, एक वेबसाइट में डालना पड़ता है, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट में आपको शो करना पड़ता है, मतलब एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट आपको करना है। ओके, अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिफॉल्ट। अगर आपने पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में नहीं डाला, 7 दिन के अंदर अगर आपने पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में नहीं डाला, तो आप पर एक तरीके से इंटरेस्ट डिफॉल्ट लगता है, जो कि 12% पर एनम के रेट पर आपको लगेगा। इफ़ अनपेड डिविडेंड अकाउंट रिमेन अनपेड फॉर 7 years। अब देखिए यहाँ पर पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है, जिन शेयर होल्डर्स के पास डिविडेंड का पैसा नहीं गया तो वो कहाँ पड़ा हुआ है? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो सपोज अगर वो पैसा 7 साल तक अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ही पड़ा रहे, तो 7 साल बाद क्या होगा? वो पूरा का पूरा पैसा इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि उसने उस पैसे में इंटरेस्ट भी मिला होगा, वो पूरा का पूरा पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? IEPF के अंदर वो ट्रांसफर हो जाएगा, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट के साथ, और साथ ही जिन शेयर होल्डर्स के शेयर्स थे वो भी वहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे, क्योंकि वो शेयर होल्डर आ ही नहीं रहे अपना पैसा लेने, डिविडेंड का पैसा लेने, तो उनका पैसा भी चले जाएगा और उनके शेयर्स भी IEPF अकाउंट में चले जाएंगे। अब इस सेक्शन में अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन करता है तो उनको क्या पनिशमेंट देखने को मिलेगी? अगर कंपनी ने कुछ फेलियर किया है तो मिनिमम उन्हें 1 लाख का फाइन होगा एंड मैक्सिमम 10 लाख का फाइन हो गया, और वो अगर कंटिन्यू फेल करते रहते हैं इस प्रोविजन को तो 500 पर डे का फाइन उन्हें लगेगा। और जो भी ऑफिसर इंचार्ज है यहाँ पर, उसको मिनिमम 25,000 का फाइन है एंड मैक्सिमम 2 लाख का फाइन है, और कंटिन्यूएशन अगर ये फेलियर चलता है तो 100 रुपीज़ पर डे का यहाँ पर फाइन लगने वाला है। अब इस सेक्शन में और भी कुछ छोटी मोटी बात करी गई है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही रिकमेंड करते हैं रेट ऑफ डिविडेंड को, कि कितना डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को देना है। तो ये रेट कौन डिसाइड करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं, और जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर इस रेट को अप्रूव करते हैं।
ओके, तो शेयर होल्डर कैन रिड्यूस द रेट ऑफ डिविडेंड बट कैन नॉट इंक्रीज। देखिए, शेयर होल्डर डिविडेंड के रेट को रिड्यूस जरूर कर सकते हैं, लेकिन कभी भी रेट ऑफ डिविडेंड को इंक्रीज नहीं कर सकते। आई होप आपको ये सेक्शन अच्छे से समझ आया होगा, जो कि है सेक्शन नंबर 124 अबाउट द अनपेड डिविडेंड। अब बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन की, जिसका नाम है इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, IEPF। ओके, अभी हमने इसका जिक्र किया था पीछे कि जो भी पैसा 7 सालों तक इन अनपेड डिविडेंड अकाउंट में रहता है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, IEPF में ना, तो वही IEPF का ये सेक्शन है। तो सेक्शन 125 इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। देखिए, IEPF को किसने इस्टेब्लिश किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको इस्टेब्लिश किया है, और इसका हेड ऑफिस कहाँ पर देखने को मिलता है? दिल्ली में देखने को मिलता है। तो क्रेडिट टू दिस फंड। IEPF में पैसा कहाँ कहाँ से आता है? तो अमाउंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कभी कभार सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें पैसा डाल देती है, कभी डोनेशन आ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। अमाउंट लाइन इन अनपेड डिविडेंड अकाउंट, देखिए जो पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में था 7 साल बाद वो भी इसके अंदर आ जाता है। और IEPF में तो ऑलरेडी अमाउंट है वो भी इसमें पड़ा रहता है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कहीं इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी तो वहाँ से भी इनके पास पैसा आता है। अमाउंट रिसीव थ्रू सेक्शन 38 जो कि हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था। जब भी कोई शेयर होल्डर पर्सोनेशन करता है, अपनी आइडेंटिटी छुपाता है, तो उसका सारा पैसा हम जब्त करके यहाँ पर डाल देते हैं, तो वहाँ से भी इसमें पैसा आता है। अमाउंट एप्लीकेशन मनी कोई मिला है कंपनी को, ठीक है, वो पैसा अगर कोई बाद में उसने कॉल्स वॉल्स नहीं दी हैं, ठीक है, तो वो पैसा भी यहाँ पर आ सकता है। मैच्योर डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, इनका पैसा भी यहाँ पर आ सकता है। रिडम्पशन अमाउंट भी आ सकता है यहाँ पर। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ बोनस, मर्जर, एमलगमेशन एक्सेट्रा। तो कोई भी अगर आपको पैसा मिला है बोनस इशू करके, या मर्जर हुआ है कंपनी का, या एमलगमेशन करके, तो वो पैसा भी IEPF में आ सकता है। अब इतने जगहों से IEPF के अंदर पैसा आ सकता है, क्रेडिट हो सकता है ये फंड। अब ये जो पैसा आया है, इसका यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ होगा वो भी तो देखने की बात है। तो ये पैसा तो आया, अब इनका हम यूज़ कहाँ करेंगे? टू रिफंड द अनक्लेम डिविडेंड। देखिए, सपोज 7 साल के अंदर कोई ऐसा शेयर होल्डर आ गया जिसने बोला हाँ मेरे को अपना डिविडेंड लेना है, ठीक है, तो उसका रिफंड करने के लिए भी ये पैसा यूज़ होगा। प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ये पैसे को यूज़ करेंगे हम। डिस्ट्रीब्यूशन हु हैव सफर्ड लॉस, ओके, कोई ऐसा शेयर होल्डर है जिसने लॉस उठाया है, तो उसको हम यहाँ से पैसा निकाल के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कोई लीगल एक्सपेंस हमने किया तो उसकी रिम्बर्समेंट में भी ये पैसा यूज़ हो सकता है। और भी बहुत एक्सेट्रा हैं यहाँ पर चीज़ें जहाँ पर ये पैसे को हम यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि IEPF में कौन कौन मेंबर होते हैं। तो मेंबर की अगर बात करें तो मेंबर का टेन्योर की बात करेंगे। बेसिकली ये मेंबर शेल होल्ड ऑफिस फॉर 3 ईयर्स। तो यहाँ के मेंबर 3 साल तक इसका टेन्योर इनका रहता है। शेल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, और इनको रीअपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं। नो मेंबर शेल होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन 3 टर्म्स, और 3 टर्म तक। ओके, एक टर्म कितने साल का है? 3 साल का है, तो 3 टर्म यानी कि 9 साल से ज़्यादा यहाँ पर मेंबर नहीं रह सकते। मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है मेंबर की यहाँ पर? 65 ईयर्स। अब यहाँ पर मीटिंग के बारे में ही बात करी गई है कि मैक्सिमम जो गैप होना चाहिए IEPF की मीटिंग का, वो बिटवीन 2 मीटिंग्स इज कैन बी 120 डेज। तो 120 डेज के गैप में यहाँ पर मीटिंग हो जानी चाहिए। एंड एटलीस्ट 1 मीटिंग पर क्वार्टर, यहाँ पर 1 मीटिंग पर क्वार्टर होनी चाहिए, यानी कि 4 मीटिंग एनुअली यहाँ पर IEPF में होनी चाहिए मेंबर्स की। ओके, और यहाँ पर जो फंड पड़ा रहता है तो उसका ऑडिट भी होता है। वो ऑडिट कौन करवाते हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो IEPF के फंड का ऑडिट करते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 126 की, जो कि कहता है राइट टू डिविडेंड, राइट शेयर एंड बोनस शेयर टू बी हेल्ड इन अबेयंस पेंडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। देखिए, जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, और डिविडेंड डिक्लेयर करते समय जो डिविडेंड होता है वो किसके बैंक अकाउंट में जाना चाहिए? जिसका जो शेयर होल्डर है उसी के बैंक अकाउंट में जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब कंपनी ने राइट शेयर इशू किया है, बोनस शेयर इशू किया है, या फिर डिविडेंड इशू किया है, तो ये हमेशा उसी के अकाउंट में जाता है जो उसका शेयर होल्डर होता है। लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है कोई एक शेयर होल्डर है, उसने अपने शेयर को एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर ट्रांसफ़र कर दिया। तो जब ट्रांसफ़र कर दिया और उसकी प्रोसेसिंग अभी पेंडिंग है, ओके, उसके नाम पर रजिस्ट्रेशन होना अभी पेंडिंग है, तो ऐसे शेयर, ऐसे डिविडेंड, ऐसे बोनस शेयर, ऐसे राइट शेयर कहाँ पर जाएंगे? तो इसके लिए सेक्शन आया है, सेक्शन नंबर 126। तो सेक्शन नंबर 126 कहता है कि अगर कोई ट्रांसफ़र हुआ है शेयर, तो उसमें जो राइट टू डिविडेंड है, राइट शेयर है, या फिर बोनस शेयर है, उसको कुछ टाइम तक अबेंस में रखा जाता है, मतलब होल्ड करके रखा जाता है। जब वो ट्रांसफ़र हो चुका होता है पूरी तरीके से, तभी वो फाइनल शेयर होल्डर के पास जाता है। ओके, सपोज एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि मिस्टर ए हैं, उन्होंने अपने शेयर को ट्रांसफ़र किया है मिस्टर बी को, और जब ये ट्रांसफ़र हो रहा था तो अभी कुछ टाइम लगेगा ट्रांसफ़र होने में, तो इसी बीच कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। अब डिविडेंड तो वैसे अब किसके पास जाना चाहिए? बी के पास जाना चाहिए, लेकिन कंपनी के रिकॉर्ड में अभी तक किस शेयर होल्डर का नाम छुपा हुआ है? आपका शेयर होल्डर ए का नाम छपा हुआ है। तो
जब तक ए के ट्रांसफ़र नहीं होते बी को, तब तक ये जो ट्रांसफ़र होना है डिविडेंड का वो अबेंस में रखा जाएगा। तो ये सेक्शन हमें बताता है इसके बारे में। इसके बाद है हमारा सेक्शन नंबर 127 जो कि बात करेगा पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। देखिए, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, अब वो कंपनी पीछे नहीं हट सकती, ये नहीं कह सकती कि हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। देखिए, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन उसको आपने पहले अनाउंस कर दिया कि हम करेंगे और फिर आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो ये आपके लिए पनिशमेंट खड़ा कर सकता है। तो इफ़ डिविडेंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय कंपनी, अगर कंपनी ने एक बार डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया और अभी पेड नहीं किया 30 दिन के अंदर, हमने बात करी है ना 30 दिन के अंदर उन्हें पे भी करना होता है डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद, तो पनिशमेंट यहाँ पर देखने को मिलती है किसको, एक तो डायरेक्टर को, उन्हें मैक्सिमम 2 ईयर्स तक की जेल हो सकती है और साथ ही फाइन हो सकता है 1000 रुपीज़ पर डे का। और कंपनी को भी यहाँ पर फाइन लग सकता है, पे उन्हें सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट 18% पर एनम का। ओके, इसी के साथ साथ इस चैप्टर के अंदर निधि कंपनी के बारे में बात करी गई है, उसका भी हम थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। जो निधि कंपनी होती है उनका जो डिविडेंड होता है वो 100 रुपीज़ या उससे कम का ही हमेशा डिक्लेयर होता है और उन्हें भी नोटिस बोर्ड लगाना पड़ता है एटलीस्ट 3 मंथ तक। ओके, नोटिस में लगाना पड़ता है जब वो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं कि हमने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है। और अभी एक नया इनमें एक अपग्रेडेशन आई थी, दे डू नॉट डिक्लेयर मोर देन 25% ऑफ डिविडेंड। जो भी ये प्रॉफिट कमाते हैं उसका 25% से ज़्यादा ये डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, ऐसा रूल 18 में अभी इसमें अमेंडमेंट हुई थी। ओके, अब इस सेक्शन में एक्सेप्शन है कुछ पनिशमेंट से, आप पनिशमेंट से बच सकते हैं। ठीक है, कंपनी या फिर डायरेक्टर पनिशमेंट से बच सकते हैं कब, व्हेन डिविडेंड कैन नॉट पेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। जब कंपनी डिविडेंड पे इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि लॉ में कुछ चेंजेस आ गए थे। ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ लॉ में चेंजेस ला गए थे, इस कारण कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर पाई, तो यहाँ पर पनिशमेंट नहीं होगी। दूसरा, द शेयर होल्डर हैज गिवन डायरेक्शन, शेयर होल्डर ने डायरेक्शन दिया कि भैया मेरे को ना इस बैंक में डिविडेंड नहीं चाहिए, फलाने बैंक में डिविडेंड चाहिए, और फलाने बैंक लिंक नहीं था ठीक है कंपनी के उससे, तो नहीं जा पाया डिविडेंड, तो इसमें कोई पनिशमेंट नहीं होगी। दूसरा है डिस्प्यूट रिगार्डिंग राइट टू रिसीव डिविडेंड, अगर कोई डिस्प्यूट है कि कौन डिविडेंड रिसीव करेगा, बहुत सारे शेयर होल्डर हैं, उसके नॉमिनीज हैं, या फिर किसी ने ट्रांसफर कर दिया, कुछ हो गया, तो अगर कुछ ऐसा डिस्प्यूट रेज हो रहा है तो यहाँ पर तब भी पनिशमेंट नहीं होगी। देन वेयर डिविडेंड इज लॉफुली एडजस्टेड बाय द कंपनी, जहाँ पर डिविडेंड को लॉफुली कंपनी ने ही एडजस्ट कर दिया। सपोज एक शेयर होल्डर है जिससे कंपनी को कुछ पैसे लेने हैं, तो कंपनी ने क्या किया, उससे बोल दिया कि तुम्हें मेरे पैसे तो देने ही हैं, ऐसा करते हैं मैं डिविडेंड से ही उसको क्या कर देता हूँ, एडजस्ट कर देता हूँ। ओके, 1000 रुपये तुम्हें मेरे को देने ही है और 1000 रुपये का हम डिविडेंड दे ही रहे थे, तो इसी से हम एडजस्ट कर देते हैं, तो भी कंपनी को पनिशमेंट नहीं होगा डिविडेंड ना देने का। एंड एनी अदर रीज़न, इसके अलावा और भी कोई रीज़न हो सकते हैं, तो इसमें पनिशमेंट से एग्जम्पशन यहाँ पर कंपनी को मिलती है। तो ये था पूरा ओवरऑल सेक्शन। ओके, एंड द चैप्टर था ये डिविडेंड डिक्लेरेशन एंड पेमेंट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। गुड बाय, टेक केयर।